नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट करा जा सकता है, क्या प्रोविजंस होता है इम्पीचमेंट का, और आज हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, इनके घर में कैश मिला था। समवट अमाउंट 15 करोड़ के लगभग में इनके घर में कैश मिला था और इसी केस के सिलसिले में गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि ये एक मोशन को लाएगा ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा को इम्पीच करा जा सके। इससे पहले 3 जजेस के बेंच को स्टैब्लिश किया गया था ताकि इसमें जो एविडेंस हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनको लाया जा सके। तो इसीलिए इट कम्स आफ्टर 3 जज प्रोब पैनल फाउंड क्रीडेंस इन एलिगेशन, देन सीजेआई खन्ना हैड रिकमेंडेड इम्पीचमेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना, उन्होंने रिकमेंड किया है इम्पीचमेंट प्रोसेस को अगेंस्ट दी जस्टिस वर्मा was transferred from दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आज तक किसी भी जजेस का इम्पीचमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है। अगर हो पाया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है। इस स्लाइड को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इम्पीचमेंट क्या है। इम्पीचमेंट बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है ताकि जजेस को रिमूव किया जा सके फ्रॉम दी हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है। एंड बेस्ड ऑन व्हाट ग्राउंड इम्पीचमेंट करा जा सकता है। तो इसमें जो ग्राउंड, जो हमारा संविधान में ग्राउंड दिया हुआ है, वो ग्राउंड है फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस में इन्हें चाहिए होता है द इनिशिएशन इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो दोनों हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों हाउस में से कहीं भी इनिशिएशन हो सकता है। तो इनिशिएशन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू अ मोशन, और ये मोशन जो होगा, यानी कि जो जो रिमूवल का जो मोशन लाया जाएगा, उनको अप्रूव किया जाना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। एंड इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होता है 3 मेंबर कमिटीज़ के द्वारा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है। तो इन तीनों के सुपरविज़न में एक कमेटी बनाई जाती है जो कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। और अगर इम्पीचमेंट को सक्सेसफुल करना है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये जो मोशन है, द मोशन नीड्स इधर अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एमपीज वोटिंग इन फेवर और एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन इच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मोशन को सक्सेसफुल होना है, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन को सक्सेसफुल करने के लिए दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एमपीस, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 मेजोरिटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम लोग को चाहिए होता है इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये प्रोसेस काफ़ी रिगरस प्रोसेस होता है जो कि कंबाइन करता है दोनों जुडिशियल स्क्रूटनी को और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, दोनों को ये इसमें इंक्लूड करके, यानी कि कंबाइन करके ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रिगरस प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बनी हुई रहती है और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का उतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम और रिगरस प्रोसेस होता है। तो ये इम्पीचमेंट है। तो ये जो प्रोसेस हैं, अब देखो क्या है ना कि हमारे भारत में कई बार ऐसा मौका आया है जिसमें कि जजेस के इम्पीचमेंट की ज़रूरत पड़ी है।
मिसबिहेवियर यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर भी हैं और इनकैपेसिटी भी हमें देखने को मिला है जजेस में, जिस वजह से उनका इम्पीचमेंट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो फॉर एग्जांपल में जैसे ये जस्टिस वी रामास्वामी केस था, ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जिसने फेस किया था इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर एक्स्ट्रा वेजेंट स्पेंडिंग ऑन ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी कि इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उनके ऊपर बहुत सारे खर्च कर दिए गए थे। तो इस वजह से ये पहला सुप्रीम कोर्ट का जज बना था जिनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था। उन्होंने कंट्रोवर्शियली उन्होंने परचेज किया था 7 मैसेज, जिसमें से एक सिल्वर हेड भी था, इंक्लूडिंग विद 1 सिल्वर हेड, एंड ट्रांसपोर्टेड देम बाय कार्गो प्लेन। तो ये प्रोसेस था। हालांकि सीजेआई स्टॉप्ड एलोकेटिंग वर्क टू हिम अंटिल रिटायरमेंट, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता हो गया था तब तक जो है उनको किसी भी काम देने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी थी, या फिर उनको उन्होंने काम दिया ही नहीं तो रिटायरमेंट तक उनको किसी तरह का कोई काम मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका जो बेनिफिट्स हैं वो जारी रहा। और डिस्पाइट फाउंड गिल्टी बाय द पैनल, वो जो 3 मेंबर्स पैनल था, 3 मेंबर्स पैनल में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो गया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए और सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो गए, तो इनको मिला करके जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पैनल बनता है उस पैनल ने इनको गिल्टी फाइंड किया था। और गिल्टी होने के बावजूद भी ये इम्पीचमेंट फेल हो गया था लोकसभा में। लोकसभा में इतनी वोट इन्हें मिल नहीं पाई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें अब्सेंट रही थी ड्यूरिंग वोटिंग। तो 196 वोट पड़े थे रिमूवल के लिए और 205 ने एब्सटेन किया था, यानी कि उन्होंने वोट दिया ही नहीं था। तो इस वजह से उनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाया था। उसी प्रकार से एक और जज हैं जस्टिस सौमित्र सेन केस, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और उनको गिल्टी फाइंड किया गया था फॉर मिस अप्रोप्रिएटिंग 33.23 लाख एज अ कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर इन 1983, एंड ही वॉज द फर्स्ट जज टू बी वोटेड फॉर रिमूवल बाय राज्यसभा के द्वारा। ये पहला जज है जिनको राज्यसभा के द्वारा वोट दिया गया था फॉर हिस रिमूवल, एंड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी भी मिली थी यहाँ पे। एंड लेकिन दुर्भाग्य देखो कि मोशन जब तक पास होने से पहले ही जो हैं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिस वजह से इनको लोकसभा में टेबल करने से पहले इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और जिस वजह से इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसी प्रकार से जस्टिस दीपक मिश्रा का केस है 2018 में, ये सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मोस्ट हाई प्रोफाइल केस एज इट इन्वॉल्व अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो इम्पीचमेंट मोशन था दैट वाज पॉलिटिकली चार्ज्ड। राज्यसभा के चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया मोशन को एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, और इस वजह से जो है मतलब राज्यसभा के चेयरमैन ने, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया, तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाया, और प्रोसेस नहीं बढ़ने के वजह से इनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाया था। और ये पहली बार इंडियन जुडिशियरी में था दैट एन इम्पीचमेंट मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके बाद जस्टिस पीडी दयानकरण केस जो हैं वो चीफ जस्टिस सिक्किम हाई कोर्ट के थे, इनके ऊपर 16 चार्जेस थे, और 3 मेंबर पैनल को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठाया गया तो उससे पहले ही उन्होंने फर्स्ट डे में ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन होने के वजह से जो है ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से जस्टिस शेखर कुमार यादव इंसिडेंट हैं, तो इसमें भी वही हुआ था कि स्पीच वाज डिलीवर्ड एट विश्व हिंदू परिषद इवेंट विद इन कोर्ट प्रेसिडेंट्स, एंड incident has sparked fresh debate about accountability mechanism for higher judiciary। तो ये जस्टिस शेखर कुमार यादव इंसिडेंट में भी ये मतलब इस तरह का दिखा था कि इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था जिसमें अपेरेंट बायसनेस दिख रहा था अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसलिए इनके अगेंस्ट भी जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू किया गया था। और अभी का जो केस है, अभी के केस में क्या है कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, जस्टिस यशवंत वर्मा
कि घर के ऊपर बहुत सारे कैश अमाउंट मिले थे। और कैश अमाउंट मिलने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर इन्होंने गलत किया होगा। हो सकता है इन्होंने ब्राइब लिया होगा। तो इस प्रोसेस में ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ था। तो इसी प्रोसेस में जो जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने रिकमेंड किया है इम्पीचमेंट प्रोसेस को। तो इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में हम लोग इम्पीचमेंट को समझ चुके हैं कि ये इम्पीचमेंट क्या होता है। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या लीगल फ्रेमवर्क हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। तो जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को गवर्न किया जाता है बाय द आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के द्वारा। फिर 217 में भी इसका मेंशन मिलता है और 218 में भी मेंशन मिलता है हमारे भारत का जो संविधान है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में भी ये प्रोसेस को मेंशन करा गया है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कहता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी दिखना चाहिए एज द ग्राउंड फॉर रिमूवल। और ये मैंडेट करता है कि पैनल जो बनता है यानी कि 3 जजेस के जो पैनल्स बने हैं उन पैनल्स के फाइंडिंग में ये हमें मिलना चाहिए, यानी कि ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है ये हमें दिखना चाहिए। और साथ साथ जो पार्लियामेंट में जो वोटिंग होने हैं लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह वो वोटिंग होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेसेस को हमारे संविधान में और जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेंशन करा गया है। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए इन सभी प्रोविजंस को मेंशन करा गया है। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या हो सकता है? ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट हो सकता है प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज। ठीक है। रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर्स प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस टू दी प्रेसिडेंट, यानी कि एक प्रेसिडेंट को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट विच मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस के द्वारा इनको पास किया जाएगा एंड दैट टू इन द सेम सेशन। ऐसा नहीं हो कि इस सेशन में मान लेते हैं कि अभी मानसून सेशन आने वाला है, मानसून सेशन में इनको ऐसा मान लिया जाए कि इनिशिएट किया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस को और विंटर सेशन में जा कर के हम लोग फिर इनको पास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम सेशन में मानसून सेशन में शुरू हो रहा है इम्पीचमेंट प्रोसेस तो मानसून में ही ये ख़त्म हो जाना चाहिए एंटायर प्रोसेस। एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्स इधर एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल में हमें मिलना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस या फिर मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड बोथ हाउस मस्ट पास द मोशन विद द रिक्वायर्ड मेजोरिटी इन द सेम पार्लियामेंट्री सेशन फॉर इट टू बी वैलिड। इनको वैलिड होने के लिए सेम पार्लियामेंट्री सेशन में रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ इन्हें पास किया जाना चाहिए, दैट टू इन द बोथ हाउस। और जब पार्लियामेंट सक्सेसफुली पास कर देता है इन मोशंस को विद रिक्वायर्ड मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू इशू एन ऑर्डर। फिर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर को इशू करता है फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस फ्रॉम द ऑफिस। अब ये जो रिगरस प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि द रिमूवल ऑफ जजेस इज नॉट आर्बिट्रेरी। जजेस का रिमूवल आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं है। यहाँ सब्सटेंशियल पार्लियामेंट्री कंसेंसस भी आया। फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी प्रोटेक्ट करा गया वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये रिगरस प्रोसेस हैं लेकिन ये मेंटेन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। तो ये है हमारा ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट। और प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोग देख ही लिए हैं, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये जो इनिशिएट होना चाहिए ये इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और फिर रेस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि या तो स्पीकर हो सकते हैं लोकसभा के या फिर चेयरमैन हो सकते हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा इनको अप्रूव किया जाना चाहिए। 3 मेंबर कमेटी बनते हैं और जिसमें मतलब अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। कमेटी जो है ये एक ट्रायल कोर्ट की तरह फंक्शन करता है और इन्वेस्टिगेट करता है
और फिर इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिजल्ट आता है उस अनुसार गिल्ट डिटरमाइन करा जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए द मोशन रिक्वायर्स ईदर 2/3 मेजोरिटी ऑफ एमपीज प्रेजेंट इन वोटिंग इन फेवर या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन ईच हाउस, इनकी ज़रूरत होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, यानी कि स्टेप्स हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस का। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब तक किसी जजेस को इम्पीच किया गया है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस उनका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब तक भारत के इतिहास में किसी भी जजेस का हायर जुडिशरी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो, इवन आफ्टर द फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी, इवन आफ्टर पासिंग फ्रॉम इधर लोकसभा और राज्यसभा, जो है ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। इनके पीछे का एक कारण है। कारण क्या है? अगर जज रिज़ाइन कर देता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये इम्पीचमेंट मोशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, इस प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशंस के पहले अगर जज रिज़ाइन कर देता है तो इन्वेस्टिगेशन टिपिकली स्टॉप्स। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था अगेंस्ट द जज वो रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो रुकने के वजह से अब देखो, चूँकि इम्पीचमेंट प्रोसेस तो कंप्लीट हो नहीं पाया, जिस वजह से इन जजेस को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते रहता है, एंड अनलाइक अदर पब्लिक ऑफिशियल्स हु फेस अकाउंटेबिलिटी इवन आफ्टर लिविंग द ऑफिस। तो ये थोड़ा सा प्रोविजंस ऐसा लगता है जो कि बायस्डनेस को दिखाता है, और ये प्रोविजन शायद मेरे नज़र में तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिस जजेस के अगेंस्ट मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो चुका है, करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूव्ड हो चुका है, कमिटीज़ की फाइंडिंग में उनको गिल्टी मान लिया गया है, तो फिर ऐसा प्रोविजंस क्यों? आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस तरह का कोई प्रोविजंस होने चाहिए था, जिसमें कि गिल्टी प्रूव्ड हो चुका है और गिल्टी प्रूव्ड होने के बावजूद भी इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और रिटायरमेंट के बाद इन्हें जो भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सभी बेनिफिट्स इन्हें मिल रहे होते हैं। क्या ये बायस्ड प्रोविजंस नहीं है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और ख़त्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में सीधा क्लास अगेन डालने पे चैनल आ जाता है। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर क्लास अगेन चैनल में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।